हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश में यूं तो अभी चुनाव में समय है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी से ही सियासी कयास लगाने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं घूम फिर के जो राजनीति है वो फिर से दलितों की तरफ आ जाती है। जी हां, सभी की निगाहें दलित वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। 21% वोट बैंक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी दलित वोट बैंक पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यूं तो इस वोट बैंक को बीएसपी का कोर वोट बैंक कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे बीएसपी का साथ दलित वोट बैंक ने छोड़ा, बीएसपी कमजोर होती गई और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ छिटका और कुछ वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ छिटका। लेकिन अब यूं तो 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो हैं वो लगातार कयास लगा रही हैं और कोशिशें भी कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो या मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, इनके राजनीति, इनके विचार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा खत्म करने की कोशिश की है। यदि अब काशीराम जी के नाम पर कोई दल संगोष्ठी करके या होर्डिंग लगा के ये सोचती है कि मैं उनके समाज की हमदर्दी ले लूंगा, तो लोग होशियार हैं, सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मानवर काशीराम साहब के विचार के साथ कभी खड़ी हो ही नहीं सकी थी। राहुल अंत में भगवान का लोग नाम लेते हैं तो भगवान के तौर पे राहुल गांधी जी का नाम लेता है। दलित समाज का बेटा कहता है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनका नाम लिया। उसके बाद भी इन लोगों ने कहा नहीं, हम बाबा वाले लोग हैं। इस अत्याचारी अन्यायी सरकार को हम लोग उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर 27 में फेंकेंगे और निश्चित तौर से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि जी के विचारों को अपने हृदय में लेकर के देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश और प्रदेश की शांति व्यवस्था अच्छे तरीके से रहे, इन पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसमें अभी तो समय है, लेकिन सभी पार्टियां जो हैं वो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश लगातार कर रही हैं और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे परिचय कराते हैं आपका। दीपक सोनकर जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत है। और साथ ही चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर कालीचरण स्नेही दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में। कालीचरण जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेता हूं। जिस तरीके से देखा गया कि कहीं ना कहीं जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, उसके बाद जो बीएसपी से जो दलित वोट बैंक छिटका, उसके बाद सबकी निगाहें जो हैं वो इस पर टिकी हुई हैं। एक बड़ा हिस्सा हमने देखा कि 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, थोड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया, लेकिन अब 27 में हर किसी की निगाहें जो हैं वो इस 21% वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। वोट बैंक जो है अब महिलाओं का अलग वोट बैंक बन गया है, ओबीसी का अलग बन गया है, दलितों का अलग, माने जाति आधारित, संप्रदाय आधारित तमाम प्रकार के वोट बैंक तैयार किए गए हैं। लेकिन ये सही बात है कि जाति के आधार पर जो विभाजन हुआ है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हमें जाति विनाश की ओर बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी जाकर के ये कहा है कि हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, जाति के नाम पर संगठन नहीं खड़े होने देंगे, जाति के नाम पर हम रैलियां नहीं होने देंगे। लेकिन इससे उबरना बहुत मुश्किल है। कोई भी एक जातिवादी देश में उबर नहीं सकता है। जब जातियां समाज की एक सच्चाई है तो उसके लोग रहेंगे, उसके प्रतिनिधि रहेंगे, वो वोट बैंक के रूप में भी रहेंगे, वो उम्मीदवार के रूप में भी रहेंगे, वो राजनेताओं के रूप में भी रहेंगे, सब प्रकार से रहेंगे। हाँ, ये सही है कि दलितों का वाकई में हित यदि कोई चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि संविधान सम्मत जो अधिकार दिए गए हैं, स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार,
मनुष्योचित जो अधिकार हैं, गरिमा है, वो उसको रखने की ये सरकार की गारंटी है। लेकिन जिसने सभी संविधान की पार्टियों को शपथ अब ली है। ये 27 आते आते मुझे लग रहा है समझ आ जाएगा कि दलितों के बिना राजनीति नहीं हो सकती और सभी अपनी तरफ बुलाने की कयास में लगे हुए हैं कि कैसे लुभाया जाए, कैसे हमारे साथ खड़े हों तो सरकार बनाने में आसानी हो जाए। देखिए सवर्ण आधारित जो पार्टियां हैं वो निश्चय ही ये सोचते हैं कि बिना दलितों के हमारा सत्ता में हम वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन दलित के या बहुजन के आधार पर जो पार्टियां बनी हुई हैं उनको भी ये समझ में आ गया है कि बिना सवर्णों की या तथाकथित अन्य जातियों के सहयोग के बिना हम सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं। तो सभी अपना अपना प्रयास करते हैं और इसके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है, जैसे वाल्मीकि जयंती पर अवकाश किया गया, अच्छी बात है, लेकिन वाल्मीकि जी किसी प्रदेश विशेष के नहीं है, वो सारे देश के हैं। महर्षि वाल्मीकि जिस तरह सारे देश के हैं, उनका लिखा हुआ राम कथा का जो महाकाव्य है वो भी सारे देश का है। तो माननीय मोदी जी को देश भर में आज अवकाश करना था। पहले बैंकों की उत्तर में छुट्टी की गई, बाद में रद्द कर दी गई। 17 तक ये छुट्टियां बाकायदा दूसरी सरकारें जो थी बीएसपी और सपा की, वो छुट्टियां करती थी, इस सरकार ने रद्द कर दिया था। तो ये पूछा जाएगा कि आपने रद्द क्यों कर दी थी छुट्टी। फिर जब डबल इंजन की सरकार है तो महर्षि वाल्मीकि सारे देश के हैं, वो एक प्रदेश विशेष के नहीं है, वो बिहार के भी हैं, वो तमिलनाडु के भी हैं, वो राजस्थान गुजरात के भी हैं। तो सारे देश में छुट्टी करके राष्ट्रीय अवकाश घोषित करके करना चाहिए था। ये तो अभी बाबा साहब के साथ भी नहीं कर पाए हैं, तो वाल्मीकि जी के साथ ये न्याय कहां से होगा। दूसरी बात है कि तो क्या सियासत हो रही है इस नाम पर? सम्मान की गलत है। सियासत हो रही क्या इस नाम पर, या सिर्फ वोट बैंक की चाहत है या सियासत है? सियासत तो देखिए, महापुरुषों के नाम पर जो जिस प्रकार महापुरुषों के नाम, परशुराम के नाम पर सियासत होती है, ब्राह्मणों की साथ परशुराम के नाम पर होती है, तो स्वाभाविक रूप में महापुरुषों को अब जाति विशेष, जैसे वाल्मीकि जयंती मनाई जाए तो वाल्मीकि समाज के लोग ही मनाएंगे, इसमें ठाकुर ब्राह्मण नहीं मनाएंगे। उनके मोहल्लों में होना चाहिए कथा वार्ता, क्योंकि जब राम सबके हैं तो राम की कथा और राम की कथा का गायन करने वाले वाल्मीकि की जयंती अब जी शोभा यात्रा देखेंगे, वाल्मीकि समाज के लोग ही निकाल रहे होंगे, दलित लोग निकाल रहे होंगे, ठाकुर ब्राह्मण नहीं निकालते हैं। उनके लिए जैसे अछूत है महर्षि वाल्मीकि। चलिए ठीक है, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक सोनकर हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीपक जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने सिर्फ यूपी में ही वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी घोषित की और ये कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक आपसे छिटक गया 24 में, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं देखा गया कि 24 के लोकसभा चुनाव में बड़ा वोट बैंक, बड़ा हिस्सा दलित वोट बैंक का वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। क्या उसको अपनी तरफ कोशिश करने की कोशिश की गई है? और क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से कालीश्वरन जी ने भी कहा कि वाल्मीकि जी जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं है, आपको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। देखिए दीक्षित जी, सर्वप्रथम तो मैं भारत समाचार चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, आज कालीचरण जी ने भी वही बात जोड़ी कि भगवान महर्षि वाल्मीकि किसी जाति या किसी आधारित पर नहीं है। उन्होंने भगवान राम की रामायण के विचरण करते हुए कैसे हम सबको मार्गदर्शित करने का काम किया है, उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी का सासे भगवान महर्षि के विचारों को, भगवान महर्षि की जयंती को, उत्सव को बनाए, इसको लेकर के काम कर रही है और उसी प्रकार से कार्य कर रही है। जैसे आपने कहा दीक्षित जी की 2024 में भारतीय जनता पार्टी से दलित वोट बैंक चिटका है, ये कहीं ऐसी विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार दलित वोट बना है और दलित ही वोट नहीं, हम किसी एक समाज की बात नहीं करते, हम तो सबके समाज की बात करते हैं और हर वर्ग ने। और सबसे बड़ी बात है ये है दीक्षित जी कि मैं खुद उस दलित समाज से और जिस बाबा साहब को पाए हैं, बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने बाबा साहब की नीति को काम किया है, उन्होंने बाबा साहब का किया है,
बाबा ठीक है, साहब का नाम आपकी आवाज नहीं आ रही दीपक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी अगर ऐसा कोई मामला होता है तो दलित नेता को अपने आगे कर देती है। नहीं देखिए, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह में राम बगल में छुरी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब पहले, जी उसके बाद हाँ, उसके बाद आ जाएंगे। आपने सवाल में थोड़ा सा मिस कर गया। हाँ, आपने सवाल क्या पूछा? मेरा सवाल ये था कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलित नेताओं को बीजेपी समाजवादी पार्टी जो है वो आगे कर रही है उसमें। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने। हाँ जी, समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेके चलने की बात करती है और हमेशा हमेशा अगर आपने देखा होगा कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी योजनाएं लेकर के आए सब सर्व समाज के लिए लेकर के था, कोई पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लिए नहीं था। और अगर आप देखो आज के समय में तो समाजवादी पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा अगर देखें दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो पीड़ित अगड़ा है, सब लोग अगर किसी की तरफ देख रहे हैं तो हमारे नेता की तरफ देख रहे हैं, उनके विजन की तरफ देख रहे हैं। आज अगर देखो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं, प्रवक्ता साथी बीजेपी के, उन्होंने कहा मैं भी दलित समाज से आता हूं। दोस्त, जिस दिन आपका पंगा किसी मुख्यमंत्री के सजाती व्यक्ति से हो जाएगा उस दिन आपका भ्रम टूट जाएगा। मैं बताऊं, आपको एग्जांपल बताता हूं। यहीं पे आपने सागा को गद्दार कहा गया था, उसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी दलित सांसद के साथ खड़ी थी। देखिए, वो बहुत लंबी डिबेट थी, हम लोग आपके साथ डिबेट भी किए थे। मैं उन पे जाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पे, अभी इन्होंने कहा कि मैं दलित समाज से आता हूं, मेरा बहुत सम्मान है। दीपक भाई, जिस दिन मुख्यमंत्री के सजाती व्यक्ति से आपको कोई पंगा हो गया उस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा आप कौन से समाज से आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आपकी ही पार्टी के एक विधायक योगेश वर्मा मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे दौड़ा दौड़ा के पिटता है, और पता है उस विधायक उस अवधेश सिंह के खिलाफ जिसने पीटा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप मुझे बताओ। एफआईआर हुई है, निलंबित कर अरे भाई, निलंबित क्या हो गए, जेल गए, क्या हुआ? एफआईआर हुई आप मुझे बताओ। अगर वो पीटने वाला व्यक्ति, अगर चल रही है, जांच चलती रहेगी भैया, जांच चलती रहेगी। सुन लीजिए, बीच में बोलिए दीपक भाई, सुनिए ना, सुनिए ना। अरे भाई सुन लो भैया, चलिए दीपक जी, दीपक जी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन आपका पंगा हो जाएगा किसी मुख्यमंत्री के सजाती व्यक्ति से, आपका भ्रम टूट जाएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता, सुन लो भैया, एग्जाम्पल है, आप मत बात सोचो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। योगेश वर्मा का नाम सुने आपने, आपकी पार्टी के विधायक है, वो विधानसभा के सत्र में शामिल नहीं हो पाए और कहे कि मैं क्या चेहरा लेके जाऊंगा। क्या बात करते हो भाई? सुनो, आप दिनेश खट्टिक का नाम आपको याद है? दिनेश खट्टिक आपके पार्टी के विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे। सुनिए ना, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे और अंत में डरवा धमका के वापस ले लिया गया। दलितों के ऊपर अत्याचार आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे ज्यादा दलितों के, महिलाओं के ऊपर बलात्कार अगर किसी पूरे देश में हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है, पुलिस ठीक है, देखिए बीच में मेरे बोला बड़ी बात आ ठीक है दीपक भाई, एक बात जरा एक मिनट जरा एक एग्जांपल आते हैं कराइए। बीजेपी वालों को ही बीच में हल्ला करते हैं, जब फंसते हैं हल्ला करते हैं। हाँ चलिए। लखनऊ में एक दलित समाज के बेटे की पुलिस कस्टडी में डेथ होती है और एक डेथ होती है हमारे चिन्हट के पास में, तो वो मोर्चा संभाले हुए, सुनिए ना, बता रहा हूँ, अभिजात बरकत, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कोई नेता पहुंचा वहां? एक मिनट सुन लीजिए ना। अरे समाजवादी पार्टी के नेता ही पहुंचे और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको फाइनेंशियल मदद भी की और तो हमारी पार्टी ने आंदोलन भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहां से कोई राहत नहीं मिली। दलित समाज का बेटा की पुलिस कस्टडी में डेथ होती है और उसी दिन सेम दिन की घटना एक और होती है। मुख्यमंत्री जी वह जो है, चूंकि वो जनरल वर्ग से आते थे, उनको मुख्यमंत्री ने 10 लाख का राहत पैकेज दिया और उनके आंसू भी पूछे, घर भी गए, लेकिन वो दलित परिवार में नहीं गए। ये बीजेपी के लोगों की जो है मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, ये इनके बारे में जनता जान चुकी है। इसीलिए अभी हमारे जो सनेही साहब ने बहुत स्पष्ट बातें कही कि बीजेपी के लोगों का जो है वो चेहरा, सुनिए लौटेंगे आपके पास, ठीक है, एक बार चर्चा में ले लेते हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास, ठीक है, चर्चा में ले लेते हैं एक बार रवि जी को। सर ठीक है, अरे आप योगेश वर्मा को न्याय दिला दो, ठीक है। रवि जी, कांग्रेस कहां पर खड़ी देखती है अपने आप को, और योगेश वर्मा को न्याय दिला दो आप, छोड़ो। अरे ठीक है सर, ठीक है, अरे भैया, अरे सर ठीक है दीपक भाई, आप जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते, क्यों समाजवादी पार्टी के लोग उनकी हत्या कर देते हैं? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। घटना याद है, समाज से आती है, कितने आंसू पोंछने गए आप? एक बिटिया का आप लोगों ने आनंद फानन में, भाई मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, ठीक है, क्या बात करोगे? ठीक है सर, ऐसे चर्चा नहीं होती। आप क्यों दलित समाज के आरक्षण पर रोक लगा देते हो, बताइए ना। अरे झूठ बोलना रवि जी,
कांग्रेस कहां पर खड़ी देखती है अपने आप को? देखिए, सबसे पहले मैं आज वाल्मीकि जयंती पे भगवान वाल्मीकि को प्रणाम करने के बाद आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सदैव ही दलितों के साथ खड़ी रही है। अभी बात हो रही थी भाजपा की। भाजपा केवल दलितों को वोट बैंक का अपना एक टूल समझती है, कभी भी दलितों के साथ खड़ी नहीं रही और उनके राजनीति में वो शोभा ही नहीं देते दलित। आप देखिए, मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, यहाँ एक दलित को मारा जाता है और वो दलित अगर कहता है कि मैं राहुल गांधी फेथ के साथ, तो कहा जाता है कि हम बाबा के लोग हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आप देखिए कि एक यादव वर्ग का व्यक्ति अगर कथा कहता है तो आप उसकी वो करा देते हैं, मतलब सर मुड़वा देते हैं। और तो और समाजवादी पार्टी का जब शासन गया था, अखिलेश यादव जी जिस मुख्यमंत्री आवास को खाली कर गए, आप गंगा जल से धुलवाते हैं। तो आप ये बताएं कि चेहरा और चरित्र आपका दो है। दलित तो नहीं थे ना, दलित नहीं थे, लेकिन वो ओबीसी के थे, ओबीसी के थे। तो अब आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान राम का जिस कथा का वर्णन रामायण में ये वाल्मीकि जी ने किया, उसमें 3 दलितों की महत्ता है। एक है निषाद राज की, दूसरी है सबरी की, और तीसरी जो घटना आती है धोबी की, जिसने कहा था। और तीनों की बातों में मैं आपको कहता हूं, भगवान राम ने यह कहा था केवल निषाद राज को कि आप आते जाते रहेगा, और किसी को कुछ भी नहीं कहा था। सेवरी का जूठा बेर उन्होंने खाया और उसके यहां उस धोबी के कहने से अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। तो राम के आदर्श को जो लोग मानते हैं, राम की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन राम के ना आदर्श को मानते हैं, ना राम के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। राम का झंडा बुलंद करके, राम का नाम लेकर के अयोध्या तक पहुंच करके सत्ता तक आने का प्रयास करते हैं। जब 2 सीटें थी, इनको सब कुछ भूल गया, तो ये तमाम निकाल करके रथ यात्रा और राम के पीछे आके छुप गए। और राम के साथ जो दलित होना चाहिए, इसको किसी ने हरिजन कहा था, हरि का जन कहा था, लेकिन आज इस जन को ये रौंद रहे हैं, बुलडोजर से रौंद रहे हैं, पैरों से रौंद रहे हैं, और किसी भी कीमत पे ये हरिजनों के साथ नहीं है या दलितों के साथ नहीं। अगर दलितों के साथ होते तो आज जो 16-17 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, सब में छुट्टी होती। और आज केवल आप दिखाने के लिए, चूंकि बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश लगता जगह है, तो आपने आज बिहार में करना चाहिए ना। अरे वो तो वाल्मीकि जयंती में दिखाना बड़ा इंपैक्ट जाता है, तो बिहार में करते ज्यादा अच्छा इंपैक्ट होता। अरे बिहार में तो इनकी पूरी सरकार नहीं है ना, नीतीश जी नहीं माने होंगे, और जगह तो नहीं करते ये। अरे नीतीश जी नहीं माने, ये कैसी बात करते हैं आप? अब वहां देखिए, हाँ, आप इस चीज को समझिए, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। वहां अगर ये कर जाते तो वहां तमाम लोग बैठे हैं लेकर के उसका लाभ लेने के लिए। इनको लेने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए चाहिए कि हमें लाभ कहां से मिलेगा। और वो जो 21% की अभी आप बात कर रहे थे कि वो लेना है, तो जय इनको मसीहा अगर लगता है दलितों को, मेरा कौन मसीहा है, कौन खड़ा? वो बेचारे भूमिहीन होते हैं, वो पढ़े लिखे कम होते हैं, जीवन और जीविका के लिए अपनी जूझते रहते हैं जीवन की रोज मर्यादा में। आज उनको ये आधार लग रहा है कि मेरे साथ अगर राहुल गांधी जी खड़े हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, तो इनको अब ये बुरा लग रहा है। और एन केन प्रकारेण पूरी भाजपा की केवल एक रणनीति रहती है कि दलितों से वोट लो, दलितों का उत्थान मत करो, उनको पढ़ने मत दो, उनको 5 किलो राशन दे करके बस उलझाए रखो, क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो इस वोट की राजनीति हम कर नहीं पाएंगे। और विशुद्ध रूप से वोट की राजनीति क्या है? दलितों को रोका है किसी ने? क्या रोका नहीं है। देखिए, फर्क पड़ता नहीं अनोखी जबान कहने से, जमी जमी ही रहेगी आसमान कहने से। आप किसी दलित को, बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जब तक उसके दिल में विद्या के लिए ललक नहीं जगाएंगे, 5 किलो राशन देकर के कहेंगे कि घर में बैठ कर करते वो स्कूल जाएगा? आप बताएं। सबसे ज्यादा एसटी के ऊपर जो मुकदमा हुआ था भारत सरकार का, जो एनसीआरबी का आंकड़ा था 2022 का, उसमें 29% उत्तर प्रदेश से था। आप बताएं, पूरे देश में अकेला प्रदेश की जो सहभागिता थी वो 29% की थी। आप बता सकते हैं कि दलितों के साथ ये हितैषी हैं, उनके दुश्मन हैं? अगर ये हितैषी होते तो निश्चित रूप से आंकड़ा गिर जाता। और जो योगी जी हैं, आज निश्चित रूप से ये कोशिश जरूर करें कि 21% वोट को हम अपने तरफ पाले में ले लें, क्योंकि आज मायावती जी का जो अपना व्यक्तित्व है, मायावती जी शायद वोट छिटक रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कालीचरण जी, आज यहां पर पैनल में बैठे सभी पार्टियां जो हैं वो दलितों की चिंता करने के लिए बैठी हैं, लेकिन मुझे दलित चिंतक सिर्फ आपके आगे लिखना पड़ रहा है। ये विडंबना देख रहे हैं मेरी? जी जी, कि मुझे दलित चिंतक आपके नाम के आगे लिखना पड़ रहा है, लेकिन ये जो इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये सब दलित चिंतक आज बने हुए हैं आज वाल्मीकि जयंती पर। ये असल में यही है कि देखिए कि देश बहुत भयंकर तरह से जातिवाद से ग्रसित है। अब देखते हैं, आप देखिए कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया। माने इनके लिए दलित किसी भी कुर्सी पर पहुंच जाए, उसका कोई वजूद नहीं, दलित और ओबीसी का। आपने खुद ही अभी देखा कि मतलब जाकर के ओबीसी के माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ थे तो उनका मकान धुलवाया गया, सरकारी आवास। तो ये तो एक विडंबना इस देश की सच्चाई है। अब देखिए, जैसे दिल्ली में अवकाश किया गया है, दिल्ली में अवकाश, राजधानी में, भारत की राजधानी में जब अवकाश है,
महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर, तो देश में कर सकते थे, लेकिन वहां क्यों करना पड़ा? इसलिए कि वाल्मीकि समाज वहां माननीय के जो केजरीवाल की पार्टी उसके साथ जुड़ा उसका था, तो चूंकि वहां उनका वोट बैंक किसी तरह से असर प्रभावित ना हो, इसलिए दिल्ली में अवकाश कर दिया। राजधानी में अवकाश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लेकिन बिहार में चुनाव है, बिहार में नहीं है। रवि जी कह रहे हैं कि वहां नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। दिल्ली में चुनाव नहीं है, दिल्ली में चुनाव नहीं है, लेकिन झाड़ू वाली पार्टी वहां है और स्वीपर समाज झाड़ू से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी तरह से बिल्कुल सही तौर पर हो गया है सिद्ध कि इनको वोट बैंक से मतलब है। हम चाहते हैं, अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया कि आउटसोर्सिंग का पैसा सीधा जाएगा, लेकिन एक और कर देते वाल्मीकि समाज, जो स्वीपर समाज, मैं लौटूंगा कालीचरण जी, मैं लौटूंगा 1 मिनट आपके पास। चंचल जी, देखिए आपने एक सवाल पूछा था कि रोका किसने है। ये सरकार हर जगह स्टेप बाय स्टेप रोकने का काम करती है। अभी आपने देखा 24,000 स्कूल बंद किए गए प्राइमरी के। सबसे ज्यादा बच्चे किसके पढ़ते हैं? दलितों के, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं। वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, जिसको स्कूल बंद करने का काम कर रही है। और आप विश्वविद्यालयों में एनएफएस के माध्यम से, अगर आप देखो एनएफएस के माध्यम से पिछड़े दलितों की सीटें खा रहा है कौन? सरकार खा रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। अभी आप देखिए विश्वविद्यालय में जो भर्तियां हो रही है, वहां दलितों पिछड़ों का आरक्षण की जो है पूरी भरपाई नहीं की जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है। ये बताऊं, जिस तरीके से छिपकली नहीं होती है, छिपकली जो रात भर में वो सारे कीड़े मकोड़ों को खा करके और पीछे फोटो भी छिप जाती है दिन में, सेम वही कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। ये इनके मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं और इनकी मंशा यही है कि दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे। और एक न एक आप देख लो, अनेकों उदाहरण हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं जिलों में हो रही हैं दलितों के साथ। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार अगर पूरे देश में कह रहे हो तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एनसीआर में डेटा ये है। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि 29% लोगों के खिलाफ एफआईआर किस सरकार में हो रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा दलितों के खिलाफ हो रहे हैं, उत्पीड़न से ज्यादा दलितों के खिलाफ हो रहे हैं, पिछड़ों के साथ हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हैं। इनका जो बुलडोजर है, उनकी 2 आंखें हैं, वो देखती हैं कि वो आंखों से कि दलित है, कि पिछड़ा है, कि अल्पसंख्यक है, कि कौन सी जाति का है, पीड़ित अगड़ा है, वो उनके खिलाफ जो है ये इनका बुलडोजर चलता है। और अगर जहां मुख्यमंत्री के सजाती व्यक्ति मिल जाते हैं, वहां बुलडोजर का शांत हो जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी हमारे सोनकर जी कह रहे थे, मैंने इनसे बड़ी ईमानदारी से पूछा कि आपके एक विधायक के खिलाफ जो है बाकायदा पब्लिक प्लेस में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, लेकिन क्या बाबा का बुलडोजर चला वहां पे? वो नहीं चल सकता वहां पे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति है, वहां पे नहीं चलने वाला है। और एक बात तो तय हो चुकी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो प्रियव्रत भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देख लीजिए कि आपने ही अभी जिक्र किया कि भाई अभी इस बार इन्होंने वाल्मीकि जयंती की घोषणा की। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि पीडीए की ताकत का इनको एहसास हो गया है। और यह एहसास इनको पता हो गया है कि 2024 में जब पीडीए के लोगों ने अंगड़ाई ली तो उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट रहा आपके सामने। और 2027 में पीडीए के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इनको ये पूरी तरीके से इनको एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी आदरणीय अखिलेश यादव जी की। इसलिए इन्होंने जो है ये जो एक तरीके से झूठा इनका जो प्रेम जो दिख रहा है वो केवल देखने वाला प्रेम है, बाकी और कुछ नहीं है। जी ठीक है, फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में। लेकिन देखिए अभी 27 का चुनाव जो है वो तो हालांकि दूर है, लेकिन अभी से सभी पार्टियां जो हैं वो सियासी कयास लगानी शुरू हो गई हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि दलितों का सबसे बड़ा चिंतक कौन है। इसी बीच एक बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है।